और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की भूतिया कहानी की ओर, जो कि राजेश जी की है। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं पिछले 10 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। इन 10 सालों में मैंने देश के कोने कोने में सामान पहुँचाया है और मेरी ज़िंदगी पहियों पर ही गुजरी है। दिल्ली से मुंबई, कोलकाता से चेन्नई, कोई ऐसी सड़क नहीं थी जहां मेरे ट्रक के टायर न घूमे हो। लेकिन वो एक ऐसी सड़क थी, या फिर यूं कहें कि वो एक ऐसा चौराहा था जो मेरे दिल में एक अजीब सा डर पैदा करता था। दोस्तों, ये कानपुर के पास का एक सुनसान चौराहा था। चारों तरफ घने पेड़ और झाड़ियाँ और बीच में एक पुरानी टूटी हुई सड़क जो शहर की तरफ जाती थी। हर रात जब मैं इस चौराहे से गुजरता था तो मेरे शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ जाती थी। मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन उस जगह में कुछ ऐसा था जो मुझे हमेशा बेचैन कर देता था। पर एक रात की बात है, मैं उस वक्त दिल्ली से चला था और मुझे कानपुर होते हुए लखनऊ जाना था। मेरे ट्रक की टंकी पूरी भरी हुई थी। मैंने रास्ते में एक ढाबे पर खाना खाया और फिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। रात के तकरीबन 2 बजे होंगे उस वक्त जब मैं उस मनहूस चौराहे पर पहुंचा। हमेशा की तरह मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो गई थी। मैंने गाड़ी की हेडलाइट तेज की और उस सुनसान जगह से जल्दी निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस बार कुछ अलग सा हुआ। जैसे ही मेरा ट्रक चौराहे के बीच से गुजर रहा था तो इंजन में एक अजीब सी घरघराहट हुई और फिर सन्नाटा छा गया, जिस वजह से मेरा ट्रक रुक गया। पर मैंने स्टीयरिंग पर हाथ झटका और मन ही मन बुदबुदाने लगा कि आखिर ये हुआ क्या। फिर मैंने चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक का इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। मैंने एक बार फिर से कोशिश की, लेकिन इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने अपनी सीट बेल्ट खोली और मैं ट्रक से नीचे उतरा। बाहर घना अंधेरा था, सिर्फ मेरी ट्रक की हेडलाइट की रोशनी ही वहाँ पर फैली हुई थी। मैंने बोनट खोला और इंजन को मैं देखने लगा। मुझे ज़्यादा तकनीकी जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं जानता था कि अगर कोई बड़ी गड़बड़ होती तो पता चल जाता। इंजन में मुझे सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। तभी मैंने सोचा कि कहीं पेट्रोल तो ख़त्म नहीं हो गया है, लेकिन ये असंभव था। मैंने अभी अभी टंकी फुल करवाई थी। मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और ट्रक के पेट्रोल की टंकी की तरफ गया और मैंने उसके मीटर की ओर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पेट्रोल का कांटा बिल्कुल खाली दिख रहा था। भला ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी तो पेट्रोल भरवाया था। मेरे दिमाग में एक अजीब सा डर घर कर गया था। ये पहली बार नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा था। पिछले कुछ महीनों में ये तीसरी बार था जब मेरा ट्रक इस चौराहे पर आकर रुक जाता था और पेट्रोल ख़त्म हो जाता था, जबकि मैंने हमेशा ये सुनिश्चित किया था कि मेरी टंकी भरी रहे। फिर मैंने अपने फ़ोन में नेटवर्क देखा, लेकिन कोई सिग्नल ही नहीं था। मैं पूरी तरह से फंस चुका था इस सुनसान और डरावने चौराहे पर। रात का सन्नाटा अब और भी गहराने लगा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। फिर मैंने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई तो पेड़ों की परछाइयाँ किसी डरावनी आकृति जैसी लग रही थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ जब मुझे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। और मेरा नाम सुनते ही मेरी रूह कांप उठी। फिर मैंने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई जहाँ से वो आवाज़ आई थी, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ घने पेड़ और अंधेरा था वहाँ पर। फिर मैंने जल्दी से ट्रक का बोनट बंद किया और वापस से मैं ट्रक में घुस गया। मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और शीशे ऊपर कर लिए। अब मुझे ठंड नहीं लग रही थी, बल्कि डर से मुझे पसीना आ रहा था। फिर मैंने सोचा सुबह होने का इंतज़ार करता हूँ, कोई तो मदद मुझे मिल ही जाएगी। लेकिन वो रात इतनी लंबी होने वाली थी जितनी मैंने कभी सोची तक नहीं थी। और ये सिर्फ शुरुआत थी एक ऐसे रहस्य की जो मुझे उस चौराहे के अतीत में खींचने वाला था। एक ऐसा रहस्य जो मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, ट्रक के अंदर का माहौल और भी ज़्यादा घुटन भरा लगने लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ट्रक के अंदर भी कोई मौजूद है, मेरे साथ बैठा हुआ है। तभी मैंने पीछे की तरफ देखा जहाँ मेरा सोने का छोटा सा बिस्तर था, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं था। पर फिर भी वो एहसास अभी भी बना हुआ था। मेरे फ़ोन की बैटरी भी बहुत कम हो रही थी, तो मैंने उसे बंद कर दिया ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। अब मैं सिर्फ अपनी घड़ियों की टिक टिक और अपने दिल की धड़कनों को सुन सकता था।
फिर अचानक ही मुझे ट्रक के बाहर से एक खुरचने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई नुकीली चीज़ ट्रक के दरवाजे पर खरोंच रही हो। उस आवाज़ को सुनते ही मेरी सांसें थम गई। मैंने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज़ अब और भी तेज हो गई थी, जैसे कोई पूरे ट्रक पर अपने नाखूनों से खरोंच रहा हो। अब ये देखते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई जानवर की आवाज़ तो नहीं थी, ये बहुत ही ज़्यादा भयानक आवाज़ थी। इस आवाज़ को सुनते ही मैं अपनी सीट पर सिकुड़ गया। तभी मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और मैं प्रार्थना करने लगा कि ये सब एक बुरा सपना हो और मैं जल्दी से जल्दी जाग जाऊं। लेकिन ये सपना नहीं था, ये तो एक हकीकत थी और मैं इस हकीकत के बीचों बीच फंसा हुआ था। तभी मुझे याद आया कि मेरे डैशबोर्ड में एक पुराना जंग लगा चाकू पड़ा है, जो मैं कभी कभी फल काटने के लिए इस्तेमाल करता था। मैंने अपनी कांपती उंगलियों से उसे टटोला और उसे मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। यह शायद मुझे किसी काम ना आता, लेकिन कम से कम मुझे एक मानसिक सहारा तो मिल ही रहा था। वो बाहर खरोंचने की आवाज़ अब अचानक से बंद हो गई थी। एक पल के लिए मैंने सोचा कि शायद जो भी था वो चला गया है, लेकिन तभी मुझे ट्रक की छत पर भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मेरे ट्रक की छत पर चल रहा हो, जिस वजह से मेरा पूरा शरीर कपकपा रहा था। अब मेरे मन में ये सवाल उमड़ रहे थे कि ये कौन था जो मेरे ट्रक के चारों तरफ घूम रहा था। फिर कुछ कदमों की आवाज़ अब मेरे सामने वाले शीशे की तरफ बढ़ रही थी। मुझे लगा जैसे अब वो मेरे सामने आने वाला है। फिर मैंने चाकू को और भी कस के पकड़ा और अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। तभी सामने वाले शीशे पर एक साया उभरा, एक लंबा सा साया जिसके हाथ मेरी खिड़की पर लगे हुए थे। मुझे उस साये का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो पूरी तरह से काला था, जैसे वो अंधेरे से ही बना हो। लेकिन उसकी आंखें बहुत लाल थी और वो मुझे एकटक घूर रहे थे, जिसे देखते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैंने अपने हाथों से वो चाकू फेंक दिया और मैं पीछे हट गया। अपने सिर को अपने घुटनों में मैंने छिपा लिया था। मैं बस यही चाहता था कि ये सब खत्म हो जाए। मैं नहीं जानता था कि ये क्या था, लेकिन मैं ये जानता था कि ये कुछ ऐसा था जिससे मैं कभी नहीं मिलना चाहता था। फिर कुछ देर तक मैं उसी हालत में बैठा रहा, अपनी आंखें बंद करके। फिर जब मैंने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली तो वो साया चला गया था। सामने वाले शीशे पर अब कुछ भी नहीं था। बाहर का सन्नाटा फिर से लौट आया था, लेकिन इस बार वो और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। फिर मैंने खिड़की से बाहर झांका। चारों तरफ अभी भी घोर अंधेरा था और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन अब मुझे तारों की रोशनी में भी डर लग रहा था। मुझे लगा जैसे हर पेड़, हर झाड़ी में कोई छिपा हुआ है और मुझे वो देख रहा है। दोस्तों, मैं उस पूरी रात बिल्कुल भी नहीं सो पाया। मैंने अपनी आंखें खोल रखी थी और चारों तरफ मैं देखता रहा, इस डर से कि वो साया फिर से वापस आ जाएगा। हर छोटी से छोटी आवाज़ से मैं एकदम से चौंक जाता था। अभी सुबह होने में काफ़ी वक्त था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे सदियां बीत गई हों। जब पूरब में हल्की सी लाली दिखाई देने लगी और आसमान में कुछ रोशनी आई तो मेरी जान में जान आ गई। सूरज की पहली किरण के साथ मुझे लगा जैसे वो डर थोड़ा कम हो गया हो। पर मैंने फिर से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पेट्रोल का कांटा अभी भी खाली था। तभी मैंने सोचा अब बस पैदल ही चलना होगा। तभी मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च चलाई, जो अब कमज़ोर पड़ चुकी थी, और मैं ट्रक से नीचे उतर पड़ा। बाहर की ठंडी हवा अब मेरे चेहरे पर पड़ने लगी। मैंने अपने शरीर को थोड़ा स्ट्रेच किया और फिर सड़क की तरफ चलने लगा। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कितनी दूर चलना होगा, लेकिन इस जगह पर रुकना अब मेरे लिए असंभव था। जैसे मैं चौराहे से थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे एक छोटी सी दुकान दिखाई दी, एक पुरानी चाय की दुकान जो सुबह सुबह खुल चुकी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे जीवन दान मिल गया हो और मैं तेजी से उस दुकान की तरफ भागा। वो दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था जिसकी दाढ़ी सफ़ेद थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर मैंने उसे अपनी परेशानी बताई कि मेरा ट्रक खराब हो गया है और पेट्रोल भी ख़त्म हो गया है। उस बूढ़े दुकानदार ने मुझे ध्यान से देखा और फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोला, बेटा तुम इस चौराहे पर पहली बार नहीं फंसे हो। अभी उस बूढ़े आदमी ने इतना ही कहा था कि मैं एकदम से चौंक गया और मैं बोला, बाबा आप कहना क्या चाहते हैं? तभी उस बाबा ने बोला कि ये चौराहा मनहूस है, यहाँ पर कई लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है। आधी रात को ट्रक रुक जाता है और पेट्रोल ख़त्म हो जाता है,
चाहे टंकी कितनी भी भरी क्यों ना हो। अब ये सुनते मेरी आंखों में जिज्ञासा और डर दोनों थे। और तभी मैंने उन बाबा से बोला, लेकिन क्यों बाबा, ऐसा क्यों होता है? तभी उस बूढ़े आदमी ने मुझे बैठने के लिए बोला और फिर मुझे एक कप चाय दी और बोले, बेटा ये एक पुरानी कहानी है। कई साल पहले एक ट्रक ड्राइवर था जो इसी चौराहे पर एक हादसे में मारा गया था। उसकी मौत बहुत दर्दनाक थी और कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी यहीं पर भटकती है। अब ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने एक धीमी आवाज में कहा, आत्मा? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मेरे ये कहते उन बूढ़े बाबा ने अपना सिर हिलाया और बोले, वो आत्मा उन ड्राइवरों को पसंद नहीं करती जो देर रात इस चौराहे से गुजरते हैं। वो उनसे बदला लेती है, उनके ट्रकों का पेट्रोल खत्म कर देती है और उन्हें डराती है। दोस्तों मुझे उस रात की सारी घटनाएं याद आ गई। वो खुरचने की आवाज़, छत पर कदमों की आहट और वो काला साया जिसकी लाल आंखें थी। क्या ये सब उस मरे हुए ड्राइवर की आत्मा थी? तभी मैंने उस बाबा से पूछा, बाबा क्या उस आत्मा को शांत करने का कोई तरीका नहीं है? मेरे ये कहते उस बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और फिर बोले, कहते हैं कि अगर कोई उसकी अधूरी इच्छा पूरी कर दे तो शायद उसे शांति मिल जाए, लेकिन उसकी इच्छा क्या थी ये तो कोई नहीं जानता। फिर मैंने चाय पीते हुए सोचा, क्या मैं इस रहस्य को सुलझा सकता हूँ? क्या मैं उस आत्मा को शांति दिला सकता हूँ, या मैं उन सभी लोगों में से एक बन जाऊंगा जो इस चौराहे के डर के साथ जीते हैं? तभी उस बूढ़े आदमी ने बोला कि आपका ट्रक वहाँ से कोई खींच कर नहीं ले जा सकता, तुम्हें वहीं जाकर पेट्रोल डालना होगा। तभी मैंने उन बूढ़े बाबा से बोला, लेकिन बाबा मेरे पास तो पेट्रोल है ही नहीं। तभी उन बाबा ने कहा कि उनके पास एक छोटा सा जार है और तुम उसे ले जा सकते हो, लेकिन हाँ बेटा तुम सावधान रहना, उस चौराहे पर अंधेरे में मत रुकना। फिर मैंने उन बूढ़े बाबा की बात मान ली। मैंने उनसे पेट्रोल लिया और वापस अपने ट्रक की तरफ चल पड़ा। सूरज भी अब ऊपर आ चुका था और रोशनी में वो चौराहा उतना डरावना नहीं लग रहा था जितना कि रात में था, लेकिन मेरे मन में अभी भी डर और उत्सुकता दोनों ही थे। मैंने पेट्रोल डाला और इस बार ट्रक भी स्टार्ट हो गया। मैंने भी राहत की सांस ली, लेकिन मैं जानता था कि ये सिर्फ एक अस्थायी समाधान है। जब तक मैं उस आत्मा के रहस्य को नहीं सुलझाता तब तक ये चौराहा मुझे हर रात डराता रहेगा। पर मैंने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन मेरा मन उस रात की घटनाओं और बूढ़े आदमी की बातों में अभी भी उलझा हुआ था। फिर मैंने फैसला किया कि मैं इस रहस्य की तह तक जाऊंगा। मुझे पता लगाना होगा कि वो ट्रक ड्राइवर कौन था और उसके साथ क्या हुआ था और उसकी अधूरी इच्छा क्या थी। दोस्तों ये सिर्फ एक डरावनी रात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी यात्रा की शुरुआत थी जो मुझे उस अनदेखी दुनिया में खींचने वाली थी जहां इंसानी और रूहानी दुनिया मिलती हैं। फिर जैसे मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाया तो मैंने पीछे मुड़कर उस चौराहे की ओर देखा तो दिन के उजाले में भी उसकी हवा में एक अजीब सी उदासी और खामोशी थी। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे वो चौराहा मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो, एक अनसुलझी पहेली की तरह। मेरा अगला गंतव्य लखनऊ था, लेकिन मेरे दिमाग में अब सिर्फ कानपुर का वो मनुष्य चौराहा घूम रहा था। फिर मैंने सोचा मुझे सबसे पहले उस मरे हुए ड्राइवर के बारे में जानकारी जुटानी होगी। शायद किसी पुराने अखबार में या किसी गांव के बुजुर्गों से पूछकर मुझे कुछ पता चल जाए। लखनऊ पहुंचने के बाद मैंने अपना सारा सामान उतारा और फिर सबसे पहले एक साइबर कैफ़े ढूंढा। मैंने कानपुर के आसपास के इलाके में पुराने हादसों के बारे में सर्च करना शुरू किया, खासकर ट्रक ड्राइवरों से जुड़े हादसों के बारे में। दोस्तों मुझे कई घंटे की रिसर्च के बाद एक पुराना अखबार का आर्टिकल मिला, तकरीबन 20 साल पुराना आर्टिकल। उसकी हेडलाइन थी, कानपुर के पास भयानक सड़क हादसा, ट्रक ड्राइवर की मौत। मैंने वो आर्टिकल पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था कि एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम विनोद था, रात के वक्त अपने ट्रक से जा रहा था। उसका ट्रक एक मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गया और उस ट्रक में आग लग गई। विनोद ट्रक के अंदर ही फंस गया था और उसकी जलकर मौत हो गई। पर सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि हादसे की जगह वही चौराहा था जहां मेरे साथ ये सब हो रहा था। आर्टिकल में ये भी लिखा था कि विनोद के परिवार में कोई नहीं था और वो एक बहुत ही मेहनती और अकेला आदमी था। उसके पास एक पुरानी टूटी हुई घड़ी थी जिसे वो हमेशा अपने साथ में रखता था और हादसे के बाद वो घड़ी कभी नहीं मिली। अब यह आर्टिकल पढ़ते ही मुझे लगा कि क्या यही वो आत्मा थी जो मुझे डरा रही थी? क्या उस पुरानी घड़ी से कोई संबंध था? अब ये पढ़ते ही मुझे लगा कि मैं अब उस रहस्य के थोड़ा करीब पहुंच गया हूँ।
हार नहीं माननी है और रोज सीखो ऐप से सीखते रहना। इस भ्रम में मत रहो कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब से आप सब कुछ सीख जाओगे। जो यूट्यूबर्स हैं वो आपको सिखा नहीं गया हूँ। फिर अगले दिन मैंने अपना सारा सामान पैक किया और लखनऊ से वापस कानपुर की तरफ चल पड़ा। पर इस बार मेरा इरादा सिर्फ सामान पहुंचाना नहीं था, बल्कि उस रहस्य को सुलझाना था। फिर मैं सीधे उस चाय वाले की दुकान पर गया जहां मैंने सुबह की चाय पी थी। वो बूढ़ा आदमी मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, लगता है बेटा तुम वापस आ गए। उस बूढ़े की बात सुनते ही मैंने हाँ में जवाब दिया और बोला, हाँ बाबा, मुझे उस ट्रक ड्राइवर के बारे में कुछ और भी जानकारी चाहिए। विनोद है उसका नाम, जिसके साथ 20 साल पहले यहीं पर हादसा हुआ था। वो बूढ़ा आदमी मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखने लगा और बोला, तुम्हें कैसे मालूम? फिर मैंने उसे अखबार के आर्टिकल के बारे में बताया तो उस आर्टिकल को देखते ही बोला, हाँ उसका नाम विनोद है। वो बहुत ही सीधा साधा आदमी था। उसकी मौत के बाद इस चौराहे पर कई अजीब सी घटनाएं होने लगी। इतना कहने के बाद मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा, क्या आप उसकी अधूरी इच्छा के बारे में कुछ जानते हैं? अगर जानते हैं तो आप मुझे बताइए प्लीज़। इस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि कुछ लोग कहते थे कि विनोद अपनी एक पुरानी घड़ी को बहुत प्यार करता था। वो घड़ी उसके पिता की थी और वो उसे हमेशा अपने पास रखता था। हादसे के बाद वो घड़ी कभी नहीं मिली। और तो और कुछ लोग कहते हैं कि वो अपनी घड़ी को किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाना चाहता था ताकि वो हमेशा उसके पास रहे। अब ये सुनते ही मुझे लगा जैसे मुझे एक सुराग मिल गया हो। अगर मैं उस घड़ी को ढूंढकर उसे सही जगह पर पहुंचा दूं तो शायद विनोद की आत्मा को शांति मिल जाए। तभी मैंने उन बूढ़े बाबा से बोला कि क्या आपको मालूम है कि वो घड़ी कहाँ पर हो सकती है? उस पर उन बूढ़े आदमी ने बताया कि हादसे के बाद पुलिस ने काफ़ी छानबीन की थी, लेकिन वो घड़ी कहीं नहीं मिली। लेकिन हाँ, मुझे याद है कि हादसे से कुछ दिन पहले विनोद ने मुझसे कहा था कि वो अपनी घड़ी को अपने ट्रक के डैशबोर्ड के पीछे एक छोटी सी जगह में छिपा कर रखता है ताकि वो चोरी ना हो। उस बूढ़े बाबा की ये बात सुनते ही मेरी आंखों में अब एक चमक आ गई। मेरे मन में अब ये ख्याल आया कि डैशबोर्ड के पीछे हो सकता है कि घड़ी अभी भी वहीं पर हो और शायद वो घड़ी किसी तरह से बच गई हो। मुझे उस जगह पर जाना होगा। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने मुझे सावधान किया और बोला कि अंधेरे में मत जाना और उस आत्मा को गुस्सा भी मत दिलाना। फिर मैंने उन बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और फिर अपने ट्रक की ओर चल पड़ा। पर मेरे मन में एक अजीब सा मिश्रण था, डर, उम्मीद और एक संकल्प था। मुझे विनोद की घड़ी ढूंढनी थी। मैं उस चौराहे पर पहुंचा। उस वक्त दिन का वक्त था और धूप काफ़ी तेज़ थी। फिर मैंने अपने ट्रक को थोड़ी दूर पार्क किया और फिर पैदल ही उस जगह की तरफ गया जहां पर विनोद का ट्रक चला था। वहां अभी भी कुछ पुराने जले हुए टुकड़े पड़े थे, झाड़ियाँ और घास उगी हुई थी, लेकिन मैं उस जगह को पहचान सकता था। मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और उन जले हुए टुकड़ों के बीच में ढूंढना शुरू कर दिया। ये एक मुश्किल काम था। सब कुछ राख और गंदगी में लिपटा हुआ था। मैंने काफ़ी देर तक तलाशी ली, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे लगा कि मेरी उम्मीद टूट रही है, शायद वो घड़ी कभी नहीं मिलेगी। फिर मैं निराश होकर बैठ गया। तभी मेरी नज़र एक छोटे से धातु के टुकड़े पर पड़ी जो ज़मीन में थोड़ी सी दबी हुई थी। मैंने उसे उठाया और साफ किया तो वो एक छोटी सी जंग लगी हुई घड़ी थी। अब मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो गईं, क्योंकि ये वही घड़ी थी जिसके बारे में उस बूढ़े आदमी ने बताया था। ये काफ़ी काली पड़ गई थी और थोड़ी टूट भी गई थी, लेकिन मैं देख सकता था कि ये कभी एक सुंदर घड़ी रही होगी। मैंने उस घड़ी को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा तो मुझे लगा जैसे मैं विनोद की आत्मा के बहुत करीब आ गया हूँ। अब मुझे ये सोचना था कि इस घड़ी को कहाँ पर पहुँचाना है ताकि विनोद को शांति मिल सके, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि विनोद अकेला था, परिवार में उसके कोई नहीं था, तो फिर उसकी अधूरी इच्छा क्या हो सकती है। मैंने सोचा शायद वो चाहता था कि उसकी यादें बनी रहे या उसकी घड़ी किसी ऐसे व्यक्ति के पास रहे जो उसकी कदर करे। फिर मैंने वापस उस बूढ़े आदमी की दुकान पर जाने का फैसला किया। शायद उसके पास इस बारे में कोई और जानकारी हो। जब मैं उस दुकान पर पहुंचा तो वो बूढ़ा आदमी मुझे देखकर फिर से मुस्कुराया और बोला, लगता है तुम्हें कुछ मिला है। फिर मैंने उसे वो घड़ी दिखाई। वो बूढ़ा आदमी उसे देखकर थोड़ा चौंक गया और बोला, ये तो वही घड़ी है। ये तो एक चमत्कार है कि ये अभी भी वहीं पर पड़ी थी। तभी मैंने उस बूढ़े बाबा से बोला, बाबा अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इस घड़ी को कहाँ पहुँचाना चाहिए ताकि विनोद की आत्मा को शांति मिल सके? इस पर उस बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और फिर उसके बाद कहा, बेटा विनोद एक बहुत ही धार्मिक आदमी था।
वो अक्सर पास के एक छोटे से मंदिर में जाया करता था। वो मंदिर बरगद के पेड़ के नीचे है। उस बरगद का पेड़ का नाम सुनते ही मेरी आंखों में फिर से चमक आ गई और मैंने उन बूढ़े बाबा से बोला, तो क्या मुझे इस घड़ी को उस मंदिर में रख देना चाहिए? मुझे लगता है कि यही उसकी अधूरी इच्छा होगी। तभी उस बूढ़े आदमी ने बोला, वो चाहता होगा कि उसकी प्यारी सी घड़ी भगवान के पास सुरक्षित रहे। तभी मैंने उन्हें धन्यवाद किया और फिर उस बरगद के पेड़ की तरफ चल पड़ा। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा पुराना मंदिर था जिसमें भगवान शिव जी की एक मूर्ति थी। मंदिर के चारों तरफ शांति और पवित्रता का माहौल था। फिर मैंने मंदिर के अंदर जाकर प्रार्थना की। फिर मैंने उस पुरानी घड़ी को भगवान शिव जी की मूर्ति के चरणों में रख दिया और मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने मन ही मन विनोद की आत्मा से प्रार्थना की कि उसे शांति मिल जाए। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे लगा जैसे मंदिर में एक हल्की सी हवा का झोंका आया हो और एक अजीब सी शांति मेरे चारों तरफ फैल गई हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे विनोद की आत्मा ने मेरी प्रार्थना सुन ली हो और उसे शांति मिल गई हो। मैं मंदिर से बाहर निकला तो अब सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंग फैल रहा था। मैंने चौराहे की तरफ देखा तो वो चौराहा उतना डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि उसमें एक अजीब सी शांति थी। फिर मैंने अपनी ट्रक की तरफ जाकर उसे स्टार्ट किया, पर इस बार ट्रक का इंजन बिना किसी परेशानी के स्टार्ट हो गया। मैंने पेट्रोल गेज मीटर देखा तो वो पूरा भरा हुआ था। फिर मुझे विश्वास हो गया कि विनोद की आत्मा को शांति मिल गई है और अब इस चौराहे पर कोई डर नहीं था। फिर मैंने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन यह अनुभव मेरी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने सीखा कि कभी कभी अनसुलझे रहस्य हमारे आसपास होते हैं और अगर हम हिम्मत करें तो उन्हें सुलझा सकते हैं। उस रात जब मैं उसी चौराहे से गुजरा तो मुझे कोई डर नहीं लगा, बल्कि मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। मैंने फिर पीछे मुड़कर देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे हवा में एक हल्की सी मुस्कान तैर रही हो, क्योंकि विनोद की आत्मा को अब शांति मिल गई थी और मेरा सफ़र जारी था। एक नए अनुभव और एक नई समझ के साथ मैंने ये भी सीखा कि हर कहानी का एक अंत नहीं होता, बल्कि हर अंत एक नई शुरुआत हो सकती है। और कुछ कहानियाँ भले ही वो डरावनी हो, हमें कुछ ऐसा सिखा जाती हैं जो हम कभी नहीं भूल सकते। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल्स। चलिए देखते हैं इन दोनों जनरेशन्स में कुछ कॉमन है